तो दोस्तों, स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, उसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम डिकोड करेंगे उस हैरान कर देने वाले घटनाक्रम को जिसके चलते भारत के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को रद्द करना पड़ा। देखिए, बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बात है लाखों छात्रों के सपनों की और एक पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस मामले की गहराई में चलते हैं। ओके, इमेजिन कीजिए 2 मई की रात। स्क्रीन पर जो मैसेज आप देख रहे हैं, ये कोई आम मैसेज नहीं है। ये एक व्हाट्सएप मैसेज है जो केरला में पढ़ रहे एक मेडिकल स्टूडेंट ने राजस्थान के सीकर में अपने पिता को भेजा था। उसके पिता वहाँ एक पीजी हॉस्टल चलाते थे। मैसेज में एक फाइल अटैच थी और बहुत ही कैजुअली लिखा था, ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुँचा दो। उस रात तो पिता ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ये पेपर हॉस्टल के बच्चों में बांट दिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22 लाख। मतलब इतने लोग तो कई देशों की पूरी आबादी नहीं होती। ये वो छात्र हैं जो हर साल डॉक्टर बनने का सपना लिए अपनी दिन रात की मेहनत इस एक परीक्षा पर दांव पर लगाते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, कल को इन्हीं के हाथों में मरीजों की जान होगी। इतने बड़े दांव, इतनी अहमियत, और फिर भी एग्जाम से एक रात पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो रहा है। ये अपने आप में सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। सेक्शन 1, द टिपिंग पॉइंट। तो अब होता क्या है, अगली सुबह एग्जाम खत्म होने के बाद वो पीजी हॉस्टल वाले पिता पास के ही एक कोचिंग टीचर के पास जाते हैं। वो बस ये चेक करना चाहते थे कि सुबह जो पेपर उन्होंने बच्चों को दिया उसमें से असल में कितने सवाल एग्जाम में आए। और जब उस टीचर ने पेपर मिलाना शुरू किया तो जो सच सामने आया वो बिल्कुल होश उड़ा देने वाला था। बस यहीं से इस पूरे खेल का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये कोई आम गेस पेपर नहीं था जो तुक्के से लग गया हो। टोटल 180 सवालों में से 135 सवाल बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहे थे। मतलब बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 के 45 सवाल। और सबसे बड़ी बात, ये एक अनब्रोकन सीक्वेंस में थे। सवालों का क्रम, कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ असली पेपर जैसा। इससे एक बात तो साफ हो गई, ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी, ये एक बहुत ही सुनियोजित लीक था। सेक्शन 2, ट्रेसिंग द पेपर ट्रेल। अब जब ये कंफर्म हो गया कि पेपर लीक हुआ है तो जांच एजेंसियों ने इसे पीछे की तरफ ट्रेस करना शुरू किया। आखिर ये चिंगारी उठी कहां से? और सच बताऊं, जो सोर्स सामने आया वो बहुत ही विडंबनापूर्ण था। ये किसी छोटे एग्जाम सेंटर से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुआ था। मतलब जिस जगह से पेपर को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, वहीं से सेंधमारी हो गई। और ये कोई लोकल चोरी नहीं थी यार, ये एक प्रॉपर हाईटेक ऑपरेशन था। कैमरे और चेकिंग से बचने के लिए उन्होंने फोन से फोटो नहीं खींची, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया। डेटा ट्रांसफर भी ऐसे ही नहीं किया, नासिक के बाहर एक शैडो सर्वर सेटअप किया गया ताकि किसी को शक न हो। इस पेपर की फिजिकल कॉपी नासिक में 1 लाख रुपए में खरीदी गई और फिर गुड़गांव में इसकी सॉफ्ट कॉपी 15 लाख में बेची गई। वहाँ एक डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से 120 असली सवालों के साथ बाहर के सवाल मिलाकर 410 सवालों का एक गेस पेपर तैयार कर दिया ताकि किसी को भनक भी ना लगे। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए तो समझ आता है कि ये सिंडिकेट कितने पहले से एक्टिव था। 26 अप्रैल, एग्जाम से लगभग एक हफ्ता पहले गुड़गांव के उस डॉक्टर ने ये पेपर राजस्थान के बीवा ब्रदर्स को 30 लाख रुपए में बेच दिया था। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने इसे आगे सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। फिर 2 मई को ये सीकर के एक एजेंट राकेश कुमार को 5 लाख में बेचा गया और सिर्फ उस अकेले राकेश ने इसे लगभग 700 बच्चों तक पहुँचाया। और याद है ना, उन्हीं 700 में से एक वो छात्र था जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। सेक्शन 3, ऑफिशियल डिनायल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये सब हो रहा था तो अथॉरिटीज क्या कर रही थीं? तो जब उस पिता ने सबूत के साथ आवाज उठाई तो सीकर पुलिस ने उनकी शिकायत को सिर्फ एक अफवाह बताकर उन्हें भगा दिया। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने सीधा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कांटेक्ट किया। फिर आईबी इन्वॉल्व हुई, राजस्थान पुलिस अलर्ट हुई और आखिरकार स्टेट एसओजी ने इस मामले को गंभीरता से अपने हाथ में लिया। अब यहाँ देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग सरकारी बयानों का टकराव है। एक तरफ राजस्थान एसओजी की जांच कह रही है कि जब उन्होंने व्हाट्सएप ट्रेस किया तो मैसेज पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा था, जिसका मतलब है कि पेपर हफ्तों या शायद 1 महीने पहले से मार्केट में घूम रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एनटीए के डायरेक्टर जनरल का स्टैंड था कि कोई पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ था जिसके कुछ सवाल मैच कर गए। अब खुद सोचिए, 135 सवाल एक साथ मैच कर रहे हैं और फिर भी इसे फुल लीक नहीं माना जा रहा। इस कॉन्ट्रडिक्शन ने पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, द सिस्टेमिक फॉलआउट। जब एसओजी ने और गहराई में गोता लगाया तो उन्हें सिर्फ पेपर का रास्ता ही नहीं मिला, बल्कि उन लोगों के चेहरे भी सामने आए जो इस पूरे रैकेट को चला रहे थे।
और बिलीव मी, इन प्रोफाइल्स ने सिस्टम के बारे में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो काफी परेशान करने वाले हैं। पब्लिक डोमेन में जो रिपोर्ट्स आई हैं, हम यहाँ निष्पक्ष रूप से उन्हें सामने रख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य आरोपियों में से एक दिनेश बीवाल राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है और एक यूथ विंग का सदस्य है। यहाँ तक कि राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और एक चौंकाने वाला कोइंसिडेंस देखिए, बीवाल परिवार के ही 4 सदस्यों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इन्हें महीने भर पहले से पता था कि पेपर लीक होने वाला है। ये सारे फैक्ट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस पूरे नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी और कहां-कहां तक फैली हो सकती हैं। लेकिन पता है सबसे निराशाजनक बात क्या है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम 2024 के नीट को ही देख लें तो वहाँ भी पेपर सर्कुलेट होने की बातें सामने आई थी। बच्चों को बिना किसी लॉजिक के ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए और नतीजा 67 बच्चों ने 720 में से 720 स्कोर कर लिया। मतलब स्टैटिस्टिकली ये लगभग इम्पॉसिबल है। तब भी खूब बवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सीबीआई जांच हुई, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नाम पर क्या हुआ? जीरो। सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया और आज हम फिर वहीं आ खड़े हुए हैं। एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हम सबको खुद से और इस सिस्टम से पूछना चाहिए, जब 22 लाख बच्चों की किस्मत तय करने वाला एक अकेला एग्जाम इतनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम समाज में योग्यता को मापने के तरीके को बदलें? क्या हमें एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए जो सिर्फ एक रट्टा मार परीक्षा से कहीं आगे हो? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही डीप डाइव के साथ।